केंद्र की मोदी सरकार एक देश एक कानून की बात बोलता है। एक देश एक कानून। हम उनसे यह जानना चाहते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक्ट 1956, जिसके तहत दिल्ली एम्स और यह तय किया गया उस समय कि चाहे पटना हो, भोपाल हो, ऋषिकेश हो, जोधपुर हो, भुवनेश्वर हो, रायपुर हो, ये सब एम्स एक्ट 1956 के अंतर्गत बना। लेकिन केंद्र की जुमलेबाज सरकार ने एक्ट में संशोधन कर दिया। डायरेक्टर के पद को पदक्रमित करके उसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। सवाल नंबर 1 कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप बताइए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आई मैनेजमेंट है, IIT है, दूसरी संस्थाएं हैं, वहां तो डायरेक्टर का पद है, तो आपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद एक्ट में संशोधन करके कैसे कर दिया? और उसके पीछे मंशा क्या आपकी है? ये आंकड़े बताते हैं। एम्स नई दिल्ली 216 एकड़ में बना हुआ है। उसका मानव स्वीकृत बल है 11,627 और बेड है 1,637। एम्स पटना 100 एकड़ में स्वीकृत मानव बल मात्र 4,089, बेड है 960। एम्स देवघर बाबा भोले को भी नहीं बख्शाई, महादेव का पर भी लग गया, 236 एकड़ जमीन लिया और बेड है कितना 750, 1,153। एम्स दरभंगा, जिसके लिए ये लोग चीख को मचा रहे हैं, बेड मात्र स्वीकृत कितना है 760, कुल लागत 1250 करोड़। तो बताइए, तो इससे ज्यादा बेड तो DMCH में आज है 1030। तो एक देश एक कानून हो गया, तो अलग अलग एम्स में अलग अलग बेड क्यों, अलग अलग मानव बल क्यों, ये हम जानना चाहते हैं। और अभी आपको वीडियो दिखाया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सनातनी हैं, सनातन धर्म के तथाकथित अलबमदार। 12 अगस्त 2023 श्रावण महीना कृष्ण पक्ष एकादशी दिन, श्रावण महीना कृष्ण पक्ष एकादशी को कहते हैं कि दरभंगा में एम्स खुल गया। 12 अगस्त एकादशी ही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ट्वीट के माध्यम से कहते हैं कि दरभंगा में बिहार सरकार द्वारा दी गई बढ़ती भूमि एम्स निर्माण के लिए सही नहीं है। भाद्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, ये लोग को सनातन धर्म के हिसाब से बताना पड़ेगा। 16 सितंबर 2023 सहकारिता मंत्री अमित शाह कहते हैं कि दरभंगा एम्स के लिए जो जमीन दी गई वह गड्ढा है, इसके लिए एम्स का निर्माण रुक गया। 25 सितंबर 2023 फिर एकादशी आ जाता है। गोपाल जी ठाकुर कहते हैं एम्स बनाने पर कोई एतराज नहीं है, बिहार सरकार जहां चाहती है वहीं एम्स बनेगा। हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि दरभंगा एम्स को रोकने की एक सुनियोजित साजिश वहां के एक स्थानीय सांसद और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने सुनियोजित तरीके से मिथिलांचल का अपमान करने के लिए, मिथिला की लोगों की भावना का अपमान करने के लिए एम्स को रोकने की कवायद की थी। इसमें कौन सही है, कौन बड़ा राजनीतिक जालसाज है?
प्रधानमंत्री कह रहे हैं एम्स खुल गया, सहकारिता मंत्री कह रहे हैं वहां गड्ढा एम्स नहीं बनेगा, उनके स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि जो जमीन दी गई वो सही नहीं है, वहां के सांसद कह रहे हैं कि जहां सरकार देगी जमीन वहीं बनेगा। इसका क्या मतलब है? ये तो साफ तौर पर यह बताता है कि दरभंगा एम्स के निर्माण में राजनीतिक ईर्ष्या बरती गई और राजनीतिक ईर्ष्या के चलते जानबूझ करके काम को रोका गया। और सवाल मेरा यह है कि एम्स एक्ट जो बना हुआ है उसमें आपने संशोधन कर दिया, तो आप जमीन ले रहे हैं कहीं 200 एकड़, कहीं 250 एकड़, अब बेड की संख्या कम जो करते जा रहे हैं। जो राज्य सरकार के भी अस्पताल है उससे भी कम बेड आप दे रहे हैं। यह सवाल हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं। इनके एम्स से ज़्यादा तो बिहार के अस्पताल में बेड है। PMCH पटना 1754 बेड बढ़ाया जा रहा है 5462। IGIMS है भाजपा शासित प्रदेश में कहीं है कि मुफ्त में इलाज भी होगा, मुफ्त में जांच भी होगा और दवा भी मिलेगी। 1170 बेड को अब बेड बढ़ाया जा रहा है 1670। DMCH माने दरभंगा में बनाने जा रहे हैं 760 बेड के, इतना तो मेरा पुराना ही था 1030 बेड का, और 2500 बेड अब बढ़ाया जा रहा है। अब अगला सवाल मेरा है भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी यह बताए, और खास करके वो खून पेशाब पैखाना जांच के डॉक्टर हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के वो सदस्य हैं। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा रिव्यू करने के बाद कि चूंकि सारे एम्स एक्ट 1956 के अंतर्गत स्थापित हैं, इसलिए सभी 16 नए एम्स को नई दिल्ली के समान मानते हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति होना चाहिए। और इस पर केंद्र सरकार चुप्पी मार के बैठ गई। तो अलग अलग राष्ट्रीय संस्थानों के अलग अलग मानक क्यों होंगे, ये सवाल मेरा है। और वो रिपोर्ट पर कुंडली मार करके बैठ गए। एम्स जैसी संस्था के साथ कैसा राजनीतिक दुराचार इन लोगों ने किया। जांच कमेटी की रिपोर्ट आई, जानिए आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा। आज भी कार्यरत हैं डॉक्टर अजीत सक्सेना, इनकी योग्यता है MSc जूलॉजी और PhD इन जूलॉजी। इलाज किसका कर रहे हैं? पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन MD होना चाहिए। इसकी योग्यता है प्रोफेसर पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन के पद पर यह कार्यरत है डॉक्टर अजीत सक्सेना। फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, डॉक्टर अजीत सक्सेना, प्रोफेसर पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन। क्वालिफिकेशन इस पद के लिए था पैथोलॉजी एंड लैब साइंस में MD। इनकी डिग्री है MSc जूलॉजी एंड PhD इन जूलॉजी। मोदी है तो मुमकिन है। MSc जूलॉजी और PhD जूलॉजी वाला प्रोफेसर पैथोलॉजी और लैब मेडिसिन है। डॉक्टर मीनाक्षी तिवारी, सुनिए इन लोग का कारनामा, कितने बड़े स्वस्थ भारत बना रहे हैं, कितना बड़ा अनाचार हो रहा है रोगियों के साथ। असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन, अनिवार्य योग्यता है पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन इन MD। डॉक्टर मीनाक्षी तिवारी की डिग्री है इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री वाला असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन। मोदी है तो मुमकिन है, सब जालसाजी मुमकिन है मोदी है तो।
चलिए, डॉक्टर सुष्मिता दास असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी है, ये पद पर कार्यरत है। माइक्रोबायोलॉजी एमडी, यह इस पद की अर्हता है, योग्यता है। और वो है बेचारी एमएससी जूलॉजी एंड पीएचडी इन जूलॉजी। मोदी है तो डिग्री पर जालसाजी संभव है। आखिर कौन गुनाहगार होगा? पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को आप नहीं मानते कि डायरेक्टर का पद हो, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए था डॉक्टरों का, उसके आधार पर नियुक्ति नहीं हुई। आर्या कमेटी ने 3 सितंबर 2014 को पटना एम्स की अनियमितताओं की जांच की रिपोर्ट दे दी। कौन कुंडली मार करके बैठा हुआ है? और रोगी जो बिहार के रोगी हैं, उनके साथ ये अनाचार कौन कर रहा है? ऐसे लोग बहाल हो गए हैं। और कौन संरक्षण दे रहा है इसको? मोदी का संरक्षण है कि अमित शाह का है कि स्वास्थ्य मंत्री का है? कौन संरक्षक है ऐसे लोगों का? अब तक इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, यह भारतीय जनता पार्टी बताए। इसलिए पूरे तौर पर हमारा यह कहना है, एक देश एक कानून की बात करते हैं। एम्स एक्ट 1956 के अंतर्गत बना हुआ है। एक्ट में संशोधन कर करके राज्य सरकार से जमीन तो आप ले लेते हैं, लेकिन बेड की संख्या आप लगातार कम कर देते हैं, मानव बल आप कम कर देते हैं। ये अधिकार आपको किसने दिया? जब एम्स के बारे में हुआ कि पूरे देश के अंदर एम्स एक समान मापदंड पर बनेगा। दूसरा, पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी ने यह कहा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर इसका होना चाहिए। आईआईएम का, आईआईटी का डायरेक्टर होगा, इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों होगा? क्या अपने चहेते लोग को आप पद पर बिठा रहे हैं? और तीसरा सवाल मेरा है कि कौन है प्रधानमंत्री एकादशी के दिन बोल रहे हैं गलत, अमित शाह बोल रहे हैं प्रतिपदा के दिन गलत, एकादशी के दिन बोल रहे हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री गलत, और दरभंगा के सांसद एकादशी के दिन बोल रहे हैं कि एम्स वहीं बने, हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो इतने दिनों तक अगर एम्स के नाम पर विवाद पैदा होता रहा, इसका मतलब आप मिथिलांचल का अपमान कर रहे थे और मिथिलांचल की भावना लोगों के साथ असम्मान का भाव आपका था। इसलिए कम से कम स्वस्थ भारत का नारा मत लगाइए। सनातनी लोग भी इलाज कराते हैं, उनको भगवान भरोसे छोड़ देना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग बहाल हो जाए। अब बताइए तो कि पैथोलॉजी का एचओडी रहेगा, प्रोफेसर रहेगा, वो एमएससी जूलॉजी का रहेगा, तो कैसा जांच करवा रहे होंगे? ये पूरा मामला गंभीर किस्म का है और हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को स्वस्थ भारत बोलने में लज्जा महसूस करना चाहिए। कहना चाहिए कि स्वस्थ भारत के नाम पर हम फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, हम फर्जीवाड़ा स्वस्थ भारत बनाना चाहते हैं। इसलिए भाजपा अपनी जुबान इन सवालों पर खोले। कौन का इस्तीफा दे दिए? कौन यार इंडिया गठबंधन में हम बना रहे हैं, कौन इस्तीफा दे दिए? ये कौन मालूम करता है? मैंने 75 लाख सदस्य बनाए, वो हम ही पार्टी में रहेंगे तो प्रवक्ता रहेंगे तो पार्टियाँ चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो वही हाल हुआ कि बेचारे अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र को कहा जा रहा है कि आपकी भूमिका खत्म। खैर अब 74 आने वाला है, चिंता मत करिए। सुशील मोदी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपने आदमी को भेजकर बीजेपी आलाकमान के पास मैसेज भेजा था कि हमको राज्यपाल बना दिया जाए। एक दूसरा, अगर आई आलाकमान नीतीश कुमार को दोबारा बीजेपी में लेने की कोशिश करेगा तो देखिए, माननीय सुशील मोदी जी का बयान अंतर्विरोध से बड़ा है। हमारी उम्मीद यह थी कि सम्राट चौधरी तो अप टू 7 लिखते हैं अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, आप तो एमएससी किए हुए साइंस कॉलेज से, तो आप तथ्यों को सही तरीके से रखते। आप तो नाउन भी पढ़े हैं, प्रोनाउन भी पढ़े हैं,
तो संज्ञा में बोलने में डर लगता है? बताइए तो, आपको जेट सिक्योरिटी नहीं दिया, अगर अमित शाह ने तो आपको नाम बोलिए। और माननीय नीतीश कुमार जी को तो क्लाइमेट लीडर कहा गया, डिप्टी सीएम भी हम ही बनाए थे उनको, वो लोग कहाँ बना रहा था इनको? तो अब राज्यसभा का कार्यकाल इनका खत्म होने वाला है, तो इनको इस भाजपा ने पिछले नगर निकाय चुनाव में मांग किया पटना में कि दलीय आधार पर चुनाव हो, तो ये दल के नेतृत्व को भी आईना अपनी प्रतिभा का दर्शन कराना चाहते हैं फर्जीवाड़े के द्वारा। संज्ञा में नहीं बोलेंगे, नाम नहीं बोलेंगे, कौन आदमी है जो ये बोला उनसे मिला, तो नाम बोलिएगा ना। अब तो सब पारदर्शी व्यवस्था है। तो नगर निकाय का जो प्रस्तावित चुनाव है, इनको इस बात की आशंका है कि पटना नगर निगम में अगली बार मुझे वार्ड पार्षद का चुनाव भाजपा लड़ा देगी, इसीलिए अनर्गल बयान दे रहे हैं। देखिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय लोक और जनता दल, मैंने एक कोई राष्ट्रीय महासचिव, प्रधान महासचिव बन जाइए, कोई सचिव अध्यक्ष बन जाइए। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आपने तो राजनीति में अपनी जमीन बेच दिया। सम्राट अशोक जो सबसे बड़े राजा माने जाते हैं, इतने बड़े भूभाग पर किसी ने अपना आधिपत्य नहीं जमाया था। कन्याकुमारी से लेकर के अफगानिस्तान तक उनको भाषाई रूप से गुंडा अपराधी कहने वाला दया सिन्हा के पद्मश्री वापसी के लिए आपने अभियान चलाया था, लेकिन चंद एक टिकट के लिए आपने सम्राट अशोक की अस्मिता को भी नहीं बख्शा कि तुम सम्राट अशोक को गाली देते रहो, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। वैसी ताकत के साथ वो खड़े हो गए हैं जो सम्राट अशोक को भाषाई रूप से अपमानित करता है। और सीट मिलेगा एक कि दो कि परिवार नहीं हो जाएगा। हिम्मत है तो बोलिए कि कितना सीट आपको मिलेगा। ये तो बेचारे बोलने को भी तैयार नहीं होंगे। इसलिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी एकदम सही जगह पर पहुंचे हैं। जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बंडी बदलते हैं दिन भर में 4 बार, ये भी हर 2-3 साल पर पार्टी बनाते हैं, पार्टी बदलते हैं, पार्टी बनाते हैं। एकदम मैच है, मैच। आपके पार्टी को एक बड़ा झटका लगा आज से थोड़ी देर पहले पूर्व बिहार विधान परिषद के सदस्य रवीन रंजन नीतीश कुमार जी के करीबी होने का क्या बात है? नीतीश कुमार जी कार्यकर्ता की पार्टी है। हाँ, तो अब तो पूरा पटना जिला का कमेटी, नालंदा, नवादा सब छोड़ दिया। अब कहाँ को बचा? अब तो बचा हमारी पार्टी में जिन लोगों को हमारी पार्टी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी में थे, वार्ड सदस्य नहीं बनाया था, और नीतीश कुमार जी ने सदस्य बिहार विधान परिषद बना दिया। और जिसको जाना है जाके तबला बजाते रहिए। नीतीश कुमार की पार्टी पर कोई एगो पंचायत का वार्ड का अध्यक्ष इन लोग के पक्ष में इस्तीफा देगा? ये लोग का मार्केट काय के बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष बिहार के, उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई गणेश जी को दूध पिलाने वालों से है, और ये लोग भारतवर्ष में जो मंदिरों में दूध पिलाते हैं, कांग्रेस की अगर गोलबंदी नहीं हुई तो फिर से ये देश गुलाम हो जाएगा। कितना आप इससे कनेक्ट कर पाते हैं? देखिए, देश तो एक नए संकट में जरूर है। चूंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद गुलामी का प्रतीक है, और गुलामी का प्रतीक मान करके पूरी राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित करता है। और यही भाजपा की सरकार जिसको गुलामी का प्रतीक मानती है, अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जमीन देती है, मंदिर तुड़वाती है, लेकिन मंदिर बनाती नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास में बिहार एकमात्र राज्य है कि जहां मंदिर और मस्जिद टूटे तो माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं, वहां मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, उसकी स्थापना की। उदाहरण स्वरूप आप अटल पथ से लेकर के दूसरे जगह पर देख लीजिए। लेकिन वाराणसी में आज भी शिवलिंग, वाराणसी के लंका थाना में हाजत में बंद है, महादेव वहाँ बंद है। भारत माता का मंदिर तोड़ दिया गया। जहाँ मध्य प्रदेश में उज्जैन में
रुद्र हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया, तो स्वाभाविक है कि गणेश जी को दूध पिला देंगे, क्या कर देंगे, ये तो निश्चित रूप से देश के अंदर में धर्मांधता का, और धर्मांधता भी फर्जी धर्मांधता है देश के अंदर में। तो देश के अंदर में जो वातावरण ये लोग बना रहे हैं, तो देश को भाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, लाल किला के प्राचीर से क्या बोला कि 1000 वर्ष से देश गुलाम है, तो 1000 वर्ष अंग्रेज रहे थे क्या, तो बनाया हुआ किसका है, तो शाहजहां का बनाया हुआ है। तो शाहजहां के बनाए हुए लाल किला पर झंडा फहराने में इनको लाज नहीं लगता है, और अपरोक्ष रूप से यह कहते हैं कि भाई ये गुलामी का प्रतीक है। तो ये देश में ऐसे जुमलेबाज और देश के संविधान को बदलने की तैयारी, समाज के जो गरीब तबके हैं उनका दुश्मन, पिछड़े वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति बंद कर देने वाला, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद करने वाला, ये तो गणेश जी को कभी दूध पिलाएंगे, कभी हो सकता है गणेश जी जैसा खुद नहीं दूध पी करके वोट मांगने लगे, क्योंकि बजरंगबली के नाम पर वोट मांग लिए। तो अब 33 करोड़ देवता है, अब 33 करोड़ देवता को तो हम लोग मलमास से विदा किए हैं, पूरे देश में घूम करके इसका फर्जीवाड़ा का उद्भेदन करिए। तो ये लोग कब क्या कर देंगे कोई ठिकाना नहीं।